हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल जीके के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स लाने वाले हैं जो आपको हर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा जहां पर भी एचपी का जीके आपको देखने को मिलता है। इन लेक्चर्स में हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसे हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। कंसर्न टॉपिक की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे आज का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ इन हिमाचल प्रदेश, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पहले थोड़ा इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लॉज या फिर कुछ एक्ट्स, उन्हें थोड़ा पढ़ लेना जरूरी है। तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विक्रांत और आज का टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फौना मीन्स एनिमल्स, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट किया है। क्लियर है? तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज का सिस्टम भारत में हमने अडॉप्ट किया है उसमें हम देखते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स और कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक रिजर्व्स। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और वहीं कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को क्रिएट किया गया था 2002 में थ्रू एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट भी किसकी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। अब देखिए, हम अपने देश में नेचर की कंजर्वेशन के लिए तो स्टेप्स उठाते हैं और उठाए भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह के काम को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक संस्था की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर अब हमें आईयूसीएन का रोल देखने को मिलता है। आईयूसीएन की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है और इसका काम डेटा गैदरिंग, एनालिसिस और रिसर्च करना और उसके बेस पे फील्ड प्रोजेक्ट्स लगाना और दुनिया भर में लोगों को एजुकेट करना है कि व्हाई वी नीड टू कंजर्व आवर नेचर। इसके अलावा स्पीशीज की प्रेजेंट सिचुएशन पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है कि कौन सी स्पीशीज कितने खतरे में है। क्लियर है? तो आने वाले स्लाइड्स में हम इनकी कैटेगरीज भी देखने वाले हैं जहां पे आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आईयूसीएन को क्रिएट किया गया था 5 अक्टूबर 1948 में और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन के 1400 प्लस मेंबर्स हैं, मतलब दुनिया भर के अलग अलग एनजीओस और सिविल सोसाइटी, एनजीओस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर है। और अगर कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में देखें तो 160 से ज्यादा देश इसके मेंबर है। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ आईयूसीएन इन 1969। देखिए, आईयूसीएन इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। यूनाइटेड नेशन में आईयूसीएन का एक ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है। क्लियर है? और आईयूसीएन की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने में मिलती है इन एस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। इनफैक्ट इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम विल्डरनेस प्रिजर्वेशन और एनवायरनमेंट पे भी जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उनको कम करना है। और वहीं पे वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, इसका काम बायोडाइवर्सिटी की असेसमेंट करना है। वही साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसकी प्रमोशन में भी आईयूसीएन का रोल हमें देखने को मिलता है। 1984 से लेके 1990 तक एमएस स्वामीनाथन ये भी आईयूसीएन के प्रेसिडेंट रहे हैं। अब देखिए, आईयूसीएन ने प्रोटेक्टेड एरियाज की फील्ड में 6 कैटेगरीज को प्रपोज किया है।
जो इस प्रकार से। अब हमने देखा था कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज का सिस्टम हमने अपने देश में अडॉप्ट किया है, उसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व मेजर कैटेगरीज में हमने इन्हें देखा था। और अगर आपको याद होगा तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज के सामने हमने आईयूसीएन की कुछ कैटेगरीज भी देखी थी। जैसे नेशनल पार्क के सामने हमने देखा था आईयूसीएन कैटेगरी 2, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सामने 4, कंजर्वेशन रिजर्व 5 और कम्युनिटी रिजर्व के सामने 6। तो ये कैटेगरीज यहां से ली गई है। देखिए, नेशनल पार्क को हमने यहां से लिया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हमने कैटेगरी 4 से लिया है। ठीक है, हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड एरिया रहता है। क्लियर है। और कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व यहां से लिए गए, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 6। अब इसे अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप पॉज करके इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। क्लियर है। देखिए, आईयूसीएन की एक बड़ी फेमस रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज की। आईयूसीएन ने 9 कैटेगरीज की एक रेड लिस्ट बना रखी है। ठीक है, इसमें कैटेगराइजेशन की है स्पीशीज की। जैसे फर्स्ट जो कैटेगरी हम देखते हैं वो है एक्सटिंक्ट। इसमें उन स्पीशीज को रखा जाता है जिनका लास्ट इंडिविजुअल जो है वो भी नहीं बचा। क्लियर है। तो अभी ये स्पीशीज हमें देखने को नहीं मिलती, जैसे डायनासोर। सेकंड वन इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कि वो स्पीशीज जो हमें अब उनके प्राकृतिक आवास में, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे अब देखने को नहीं मिलती। ये ज्यादातर या तो हमें जू में दिखेगी या फिर इनके लिए हमने एक आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएट करके रखा है। देन वी हैव क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में वो स्पीशीज हैं विच आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। और इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी पॉपुलेशन में लास्ट 10 ईयर्स में 90% का डिक्लाइन देखने को मिला है। देन वी हैव एंडेंजर्ड। इनमें वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइंड of more than 70% over the previous 10 years. Then vulnerable, we have seen the decline of 50% in their population for the last 10 years. The next one is near threatened. इनमें वो स्पीशीज है जिन पे अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ टाइम के बाद ये इनमें से किसी एक कैटेगरीज में देखने को मिल सकती है। देन वी हैव लीस्ट कंसर्न, कि वो स्पीशीज जिन पे रिस्क अभी बहुत कम है, लोएस्ट रिस्क। डेटा डेफिशिएंट, मतलब जिसके लिए अभी सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड देन वी हैव नॉट एवेल्युएटेड, कि जिनको भी इवेल्युएट किया ही नहीं गया है। तो आईयूसीएन के बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, साइट्स। देखिए, जो एंडेंजर स्पीशीज है उनका इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड रोकने के लिए जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन कन्वेंशन। क्लियर है। दिस कन्वेंशन वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1973 और ये साइट्स एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1st of July 1975 और भारत इसका मेंबर 1976 से है। अब आईयूसीएन ने जिस तरह से कैटेगराइज करके रखा था अलग अलग स्पीशीज को, साइट्स ने भी कुछ कैटेगरीज क्रिएट की गई है। इन्होंने कैटेगरीज क्रिएट की है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। देखिए, अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज हैं विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन और इनको साइट्स की तरफ से हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि रेड पांडा, वेस्टर्न गरीला, टाइगर्स एंड एशियन एलिफेंट। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज हैं विच आर नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, बट अगर इनके ट्रेड को बंद नहीं किया गया या कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी अपेंडिक्स 1 में आ सकती है। अब अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज आती हैं जो हो सकता है किसी एक देश में वो खतरे में आ गई है और उस देश ने साइट्स मेंबर्स को रिक्वेस्ट करके उस स्पीशीज को उनकी कैटेगरी में
ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट किया हो, ठीक है, जैसे कि टू टोड स्लॉथ्स बाय कोस्टा रिका एंड एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए कुछ बॉडीज जो भारत में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाई है, उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इट्स एन एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी मैटर हैं उसमें सबसे टॉप के हायरार्की में ये बॉडी आती है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एंड इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखिए इसकी टॉप ऑफ हायरार्की तो ये है ही है, इसकी जो चेयरपर्सन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब इसे पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसे क्रिएट किया गया है और इसे बनाया गया था 2003 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और प्रिसाइज अगर देखना चाहते हैं तो सेक्शन 5 है, हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्लियर है। और इस बॉडी ने जिसे रिप्लेस किया था वो थी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, से 1952 में क्रिएट किया गया था एंड इट वर्कड एज एन एडवाइजरी बोर्ड। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो स्टेट काउंटर पार्ट है वो है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर रहते हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो इसमें अगर तो चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर, अदरवाइज जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जैसे हमने देखा कि इसका फंक्शन क्या है, प्रमोशन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा इट एडवाइज द गवर्नमेंट, इस पे एडवाइस करते हैं ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। इसके अलावा जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर या उसके अराउंड कोई प्रोजेक्ट अगर प्रपोज्ड है तो उसको क्लियरेंस देना है या नहीं देना है, इसका डिसीजन भी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ करता है। एंड फोर्थ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्री में किसी भी तरह का बदलाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ये बॉडी अप्रूव ना कर दे, क्लियर है। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की पोजीशन को भी क्रिएट किया गया। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज द अथॉरिटी टू कंट्रोल मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज। सेंचुरीज की जो भी कंप्लीट मैनेजमेंट है वो इस पोजीशन के अंडर होती है। हिमाचल के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन ये हैं राजीव कुमार। देखिए अब हमने कैटेगरीज देखी थी IUCN की, हमने कैटेगरीज देख ली साइट्स की, और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी हमें कुछ कैटेगरीज को देखने को मिलती हैं जो है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल 1 में हमने रखा है एंडेंजर्ड स्पीशीज को, जिन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइगर एंड ब्लैक बक। उसी तरह से शेड्यूल 2 में वो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं जिन्हें हाई प्रोटेक्शन, मे बी नॉट एज शेड्यूल 1 के स्पीशीज की तरह शायद एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, इससे थोड़ी कम प्रोटेक्शन इन्हें मिली है, लेकिन फिर भी इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, क्लियर है। शेड्यूल 3 या शेड्यूल 4 में वो स्पीशीज हैं विच आर नॉट एंडेंजर्ड। शेड्यूल 5 में वो स्पीशीज है जिन्हें आप हंट कर सकते हैं, जिन्हें मारा जा सकता है। शेड्यूल 6 में उन प्लांट्स की स्पीशीज, उन प्लांट्स को रखा गया है जिनका कल्टीवेशन फॉरबिडन है, जिनकी कल्टीवेशन की मनाही है। मे बी ये इन्वेसिव स्पीशीज है जो अपने अराउंड दूसरे किसी और स्पीशीज को फलने फूलने नहीं देती है। अब जरा प्रोटेक्टेड एरियाज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, इनके बीच में एक इस बेस पे भी इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ऑन द लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो इन प्रोटेक्टेड एरियाज में लगा रखी है। देखिए नेशनल पार्क तो हाईली प्रोटेक्टेड है,
नेशनल पार्क में हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरा, फौना, उसका हैबिटेट। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हमने यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को परमिट नहीं किया है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। क्लियर है? एक्सेप्ट मे बी कुछ एक्टिविटीज जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अलाउ करेंगे। मे बी कुछ स्टडी स्टडी बेस्ड या कोई रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज करनी होंगी, तो इसकी परमिशन भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क कैनॉट बी डिग्रेडेड टू अ सेंचुरी, बट इट्स ऑपोजिट कैन हैपन। नेशनल पार्क को आप सेंचुरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन वहीं अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपने नेशनल पार्क में बदलना है तो ये पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आपको याद रख के चलना है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब नेचर और ह्यूमन के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज कंपेयर टू नेशनल पार्क रिस्ट्रिक्शंस कम है। यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग, मतलब इस तरह की चीजों को अलाउ किया गया है। लेकिन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की डिफरेंस ये भी है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है। किसी एक स्पीशीज या कुछ स्पीशीज यहाँ पे मे बी ऐसी हैं जिनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्रिएट किया जाता है। देन वी हैव कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ये नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है। अब इनके बीच का एरिया मान लीजिए कुछ एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, विच इज बिहेविंग एज अ माइग्रेशन कॉरिडोर। कि मतलब जानवर यहाँ से इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो अब इस एरिया में भी इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ऐसे एरियाज को हम कम्युनिटी कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि इस एरिया की ओनरशिप किसके पास है। अगर ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है या फिर ये मे बी पार्शली प्राइवेटली ओन्ड लैंड है, ठीक है, तो उस बेस पे कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? अब इन्हें 2002 में क्रिएट किया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, देन वी हैव इको सेंसिटिव जोन। देखिए नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक के एक्शन प्लान में ये कहा गया कि जो भी हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके अराउंड 10 किलोमीटर का जो ये एरिया है, इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। एम तो ये था कि इन्हें क्रिएट किया जाए एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, कि फर्दर जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर किया जाए। तो इसी पर्पज से इको सेंसिटिव जोन को क्रिएट किया गया था। अब इस एरिया में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो परमिटेड हैं, कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो परमिटेड नहीं है। और दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि अब जरूरी ये नहीं है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर ही हो। कई जगह पे हम देख सकते हैं कि इसका एरिया कम भी हो सकता है और इन सम केसेस 10 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया भी इको सेंसिटिव जोन के अंडर आ सकता है। तो देखिए कुछ एक्टिविटी जो परमिटेड है वो है ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज है वो परमिटेड है। कुछ एक्टिविटीज जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, ये एक्टिविटी जो है रेगुलेटेड है। इसमें रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ एक्टिविटीज है जो प्रोहिबिटेड है, तो आप ये देख सकते हैं, कमर्शियल माइनिंग, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इस तरह की चीजें। हिमाचल में हमें 7 इको सेंसिटिव जोन देखने को मिलते हैं। दारन घाटी मजाटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालरा, सेचू तुआन नाला और इंद्रकिला नेशनल पार्क। तो
इन एरियाज में हमें इको सेंसिटिव जोन मिलेगा। तो देखिए अभी तक हमने जितना कवर किया है ना इस टॉपिक को, आने वाले लेक्चर में आप देखिएगा कि ये बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। तो देखिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।